हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार आपका केमिस्ट्री फैकल्टी एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक, तो आज हम आपको उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा हेडिंग है मेकिंग अ केमिकल equation making a chemical equation more informative, making a chemical equation more informative। ठीक, तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है आपस में जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को देखकर क्या पता चल रहा है, तो इस रिएक्शन को हमको बस यही देख के, इस रिएक्शन को देखकर यही चल रहा है पता हमें कि यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर गया और ये क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो हम इस केमिकल इक्वेशन से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं या हम इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो हम केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो हम इसका फिजिकल स्टेट लिखकर, क्या लिखकर, इसका फिजिकल स्टेट लिखकर। फिजिकल स्टेट का मतलब कि मतलब केमिकल इक्वेशन में जितना भी सब्सटेंस है ये किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है या एक्वस मीडियम में है। तो ये सब लिख के हम एक केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस केमिकल इक्वेशन में सॉलिड फॉर्म में है तो हम लिख देंगे ऐसे स्मॉल एस, छोटा सा। अगर कोई लिक्विड स्टेट में, कौन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, तो हम लिख देंगे स्मॉल एल। अगर कोई गैस स्टेट में है तो हम लिख देंगे स्मॉल जी या उसके लिए अपवर्ड एरो। ये दो काम कर सकते हैं। ठीक, या अगर कोई एक्वस मीडियम में, कौन सा मीडियम में, एक्वस मीडियम में है तो हम लिख देंगे ए क्यू स्मॉल। ठीक, स्मॉल ए स्मॉल क्यू। अगर कोई प्रिसिपिटेट बना रहा है, क्या बना रहा है बाबू, प्रिसिपिटेट बना रहा है, तो हम स्मॉल में लिख देंगे पीपीटी या डाउनवर्ड एरो का साइन दे देंगे। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब हम लिखकर एक केमिकल इक्वेशन को एक ज़्यादा इंफॉर्मेटिव उसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो होता है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन जो होता है वो होता है गैसियस स्टेट में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो भी होता है कौन स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, और क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो इससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पर कितना हीट रिलीज होगा, तो यहाँ पर जो हीट रिलीज होता है वो होता है 393.5 किलो जूल। तो यहाँ पे 393.5 किलो जूल हीट रिलीज होता है। और जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल और है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में, और ये आपका बनेगा मीथेन गैस। क्या बनेगा, मीथेन गैस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका हीट रिलीज होगा, कितना रिलीज होगा, तो 78.4 किलो जूल। यहाँ पर भी आपका हीट रिलीज होगा और कितना रिलीज होगा, 78.4 किलो जूल। और इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को भी हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे बाबू इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में, और ये आपका क्या बना देगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इसको हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये भी कौन फॉर्म में होगा, आपका गैसेस फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हीट रिलीज नहीं, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। और कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, तो 180 किलो जूल। यहाँ पे हीट कितना एब्जॉर्ब होगा, 180 किलो जूल। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम उसको केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट के साइड माइनस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर किसी केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो हम उसको केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा आपका ये, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है,
अच्छा, ये सब इक्वेशन को जो है बैलेंस करना, क्या करना है, बैलेंस करना है। हमेशा जब भी केमिकल इक्वेशन लिखना है तो उसको बैलेंस कर ही लेना है, ठीक है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बैलेंस करते हैं। पहला इक्वेशन जो है हमारा वो बैलेंस ऑलरेडी, ठीक। जो दूसरा केमिकल इक्वेशन है उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे ये आपको हम लोग पहले लेक्चर में आपको सिखा देते हैं। चलिए करते हैं फिर से पर भी देखिए। तो पहला ये इधर देखिए क्या है, कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे कितना एटम है, एक एटम है। उस साइड से करें, कहाँ, प्रोडक्ट साइड, कितना एटम है कार्बन का, एक एटम है। तो कार्बन हमारा क्या है, बैलेंस है। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कितना एटम है, दो एटम है। और प्रोडक्ट कितना एटम है, चार एटम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे। तो हमारा इस साइड भी हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया। तो हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप देखते हैं इसको, तो रिएक्टेंट साइड जो नाइट्रोजन हो कितना एटम है, दो एटम है। और प्रोडक्ट कितना एटम है, एक एटम है। तो हमारा ये नाइट्रोजन जो है वो क्या है, अनबैलेंस है। देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना एटम है, दो एटम है। इसे कितना एटम, एक एटम है। तो हमारा ऑक्सीजन में क्या है, अनबैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे, लगा देंगे, दो लगा देंगे। और ये जो दो आया ये नाइट्रोजन के लिए भी आया है और ये ऑक्सीजन के लिए भी आया है। तो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गया। इसका मतलब हमारा केमिकल इक्वेशन में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपका बना देगा NH3। क्या बना देगा आपका, NH3 गैस। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, ठीक। तो कुछ कुछ रिएक्शन ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग को प्रेशर बढ़ाना पड़ता है या प्रेशर घटाना पड़ता है, और टेम्परेचर भी मतलब उसमें ज़्यादा देना पड़ता है उसमें। और आपका क्या होता है उसमें, कैटलिस्ट यूज होता है। क्या यूज होता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट तुम्हारा क्या होता है कि वो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रिएक्शन का रेट को बढ़ाता है या तो घटाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है, यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में क्या होता है, आयरन होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, तो 200 ATM। तो अगर किसी रिएक्शन में मतलब प्रेशर बढ़ाया गया है, घटाया गया है, या एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया गया है, या कैटलिस्ट यूज किया है, तो वो सब चीज़ को हम लोग कहाँ लिखते हैं, वो सब चीज़ को हम लिखते हैं एरो के ऊपर या एरो के नीचे, ठीक है। और तो अच्छा, इस रिएक्शन को भी, इस केमिकल इक्वेशन को भी हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना एटम है, दो एटम है। इधर कितना एटम है, एक एटम है। इधर हाइड्रोजन कितना एटम है, दो एटम है। इधर कितना एटम है, तीन एटम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया, दो एटम। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, दो एटम। पर यहाँ हाइड्रोजन कितना एटम है, 3 2 जा 6। तो यहाँ हम लगा देंगे 3। तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, 3 2 जा 6। और हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशन देखिए, ये सब जो केमिकल इक्वेशन हम लोग को अब देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लग रहा है। इन्फॉर्मेटिव कैसे लग रहा है कि हमको हर सब्सटेंस का, हमको हर एलिमेंट का पता है कि वो कौन सा स्टेट में है, कौन सा स्टेट में है, हीट कितना रिलीज हो रहा है, हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कैटलिस्ट यूज हुआ है तो कौन सा यूज हुआ है। तो ये सब चीज़ देख के हमको ये केमिकल इक्वेशन से और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे अच्छा, कुछ कुछ केमिकल इक्वेशन में क्या, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है। मतलब कि हाँ, ये केमिकल रिएक्शन इसके प्रेजेंस में ही हो सकता है। जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो आप लोग पढ़ते आए हैं। जैसे तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन तभी होगा कब, जब आपका सनलाइट हो और क्लोरोफिल हो। तो जो टर्म एंड कंडीशन एक्स्ट्रा होता है केमिकल रिएक्शन में, तो उसको केमिकल इक्वेशन में हम एरो के ऊपर या नीचे लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, होगा ना बैलेंस। 6 6 2 12 और 12 6 18। यहाँ पे भी
6 लगा दिए, तो यहाँ पे भी 6 लगा दिए, ठीक है। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप लोग सीख गए हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये कैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका फिजिकल स्टेट लिख देंगे, लिख देंगे उसका फिजिकल स्टेट लिख देंगे, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए उसको हीट करना पड़ा, क्या करना पड़ा उसको, किसी केमिकल रिएक्शन में हमको, जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इसको लंबा टाइम तक, थोड़ा सा इसको लंबा टाइम तक, ज़्यादा देरी तक इसको हीट करना पड़ता है कॉपर को, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हम इसके ऊपर लिख देंगे हीट, क्या लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रोलॉन्ग्ड, क्या लिख देंगे, प्रोलॉन्ग्ड हीट, और ये बन जाएगा CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बन जाएगा ये, नहीं ये बन जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा ये, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हीट लिखे, मतलब इस ये हमको पढ़ के, ये हमको देख के चल रहा है पता कि कॉपर को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत देरी तक हीट किया गया, तब जाके ये कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बना दिया आपका, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया। तो हम केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। या अगर हीट नहीं लिखना है तो हीट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं इसका, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डेल्टा बोलते हैं। तो अगर आपको हीट नहीं लिखना है इसके ऊपर, एरो के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डेल्टा का सिंबल, डेल्टा का सिंबल लगा देंगे। समझ में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये भी होगा आपका, ये होगा आपका एक्वस फॉर्म में, ये भी होगा आपका एक्वस फॉर्म में, और ये आपका बना देगा बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा आपको, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में। तो ये जो रिएक्शन हुआ, ठीक, तो टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे एक, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम अमोनियम क्लोराइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे। फिर हमको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा देर बाद जब हम टेस्ट ट्यूब का बॉटम को टच करेंगे तो हमको टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम है वो धीरे धीरे और ठंडा होता जाएगा, वो धीरे धीरे और ठंडा होता जाएगा। और ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये हुआ आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये किसके वजह से हुआ, इंडोथर्मिक रिएक्शन के वजह से। ये किसके वजह से हुआ, इंडोथर्मिक रिएक्शन के वजह से। किसके वजह से, इंडोथर्मिक रिएक्शन के वजह से। क्यों, क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज नहीं होता है, हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो हम जब इसका टेस्ट ट्यूब का बॉटम टच करेंगे, इसमें हम इस टेस्ट ट्यूब में जब हम बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर देंगे तो हमारा जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। और धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमारा जो रिस्पायरेशन है, ये कौन सा रिएक्शन है, जो हमारा रिस्पायरेशन है ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये आपका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाएं, तो हम लोग मान राइस खाएं, पोटैटो खाएं, चावल दाल, तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट जो है आपका ग्लूकोज में ब्रेक होता है, ठीक। और वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, प्लस एनर्जी रिलीज करता है। तो ग्लूकोज जो है एक्वस मीडियम में होगा, प्लस ऑक्सीजन भी एक्वस मीडियम में होगा, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस मीडियम में होगा, प्लस H2O लिक्विड प्लस एनर्जी।
इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं रिस्पायरेशन। क्या नाम देते हैं इसको? रिएक्शन। ये मतलब ये रिस्पायरेशन का है, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। और ये आपका कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एनर्जी बनता है। क्या बनता है? आपका एनर्जी बनता है, एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और इसको एक नाम क्या, इसको एक और नाम जानते हैं जिसका नाम क्या है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है? हम लोग खाना खाते हैं, उस खाना में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और वो कार्बन हाइड्रेट जो है वो आपका सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये हमारा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और साथ ही साथ ये एनर्जी भी रिलीज करता है और ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर में आता है। ठीक, ये जो हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, ठीक, जो वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होता है, जो वेजिटेबल का मतलब हमारा जो वेजिटेबल है सड़ जाता है, बहुत दिन रखने के बाद जो हमारा वेजिटेबल है वो सड़ जाता है, तो वो जो है वो आपका खाद में, किसमें? खाद में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? खाद में, जिसको हम लोग खेत वगैरह में छींटते हैं, खेत वगैरह में मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, जो हमारा खेत को और फर्टिलाइज बनाता है। क्या बनाता है? फर्टिलाइज बनाता है। तो वो जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल का वो आपका कैसे निकलता है? खाद में बदल जाता है। और ये जो ये यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वेजिटेबल का, ये भी है आपका एक्सोथर्मिक। क्या आपका? एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन आपका यहाँ पर भी? एक्सोथर्मिक है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे जो मीथेन गैस है, जो क्या है आपका? मीथेन गैस है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, ये भी किस फॉर्म में होगा? गैसेस फॉर्म में होगा। तो ये जो आपका रिएक्शन है मीथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, जो कि किस फॉर्म में रहेगा? गैसेस फॉर्म में रहेगा। तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बाबू आपका? ये एक्सोथर्मिक है। कौन सा रिएक्शन है आपका? एक्सोथर्मिक है। तो ये सब जो एग्जांपल दिए हैं वो किसका एग्जांपल है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसका? एक्सोथर्मिक का। और ये जो पहला वाला है ये आपका है इंडोथर्मिक। किसका है आपका? ये इंडोथर्मिक। ठीक है, और ये सब हम क्या करेंगे? सबको बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर बैलेंस कर लिए सबको, यहाँ पे 6 लग जाएगा, यहाँ 6 कार्बन, तो यहाँ 6 कार्बन, और इधर कितना हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन, तो इधर भी कर लेंगे 12 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ भी कर लेंगे 12 हाइड्रोजन। सबको बैलेंस करना है। आप याद रखिए हमेशा हर केमिकल इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो 12 हाइड्रोजन। ठीक, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे है? तो 6 और 2 8, उधर कितना है? 6 6 2 12 और 12 6 18, तो यहाँ भी कर लेंगे 6 2 12 और 12 6 18। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ऊपर का भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कितना बैरियम है? 1 बैरियम है। कितना बैरियम है? 1 बैरियम है। कितना ऑक्सीजन है? तो यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। उस साइड से करेंगे कितना ऑक्सीजन है? तो 1 ही ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। आगे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये जो 2 आया ये आपका अमोनियम के लिए भी आया, ये आपका ऑक्सीजन के लिए भी आया और ये आपका हाइड्रोजन के लिए भी आया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन और प्लस 4 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 4 2 8 और 8 2 10, 10 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 2 लगा देंगे। तो कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन और 4 2 8, 8 और 2 10 हाइड्रोजन। यहाँ भी 10 हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब कितना है क्लोरीन? तो 2 क्लोरीन। कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। इस साइड से करिए कितना क्लोरीन है? तो ये जो 2 है ये क्लोरीन के लिए भी तो आया है, तो यहाँ भी क्लोरीन कितना है? 2 है। तो आपका ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। चलिए इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। कितना कार्बन है इस साइड? 1 कार्बन। उस साइड देखिए कितना कार्बन है? 1 कार्बन है, बैलेंस है। कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो कितना हाइड्रोजन हो गया? 4 हाइड्रोजन। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। उस साइड से कीजिए, कितना ऑक्सीजन है? 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लगा देंगे।
तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हर केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। क्या करना है आपको, बैलेंस करना है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल था, रिस्पायरेशन जो है क्या है आपका, एक्सोथर्मिक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, ये भी क्या है आपका, एक्सोथर्मिक है। और ये जो आपका मीथेन गैस को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या बनाता है, H2O गैसेस फॉर्म में। तो ये भी आपका क्या चीज है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं बच्चा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू टाइप्स ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो आपको 4 टाइप पढ़ना है। कितने टाइप पढ़ना है, 4 टाइप। पहला जो है, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। पहला है आपका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। पहला क्या है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलेंगे द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उसको बोलेंगे जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। उस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड, ये गैस। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो आपका कार्बन है ये क्या है आपका, ये एक एलिमेंट है। क्या है बाबू आपका, एक एलिमेंट। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी जो है वो क्या है आपका, एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, गैसेस फॉर्म में है। ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है। और ये आपका बना लेगा बाबू सल्फर ट्राइऑक्साइड, किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी आपका एक कंपाउंड है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो क्या है आपका, एलिमेंट है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। और ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा फॉर्म, एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका कंपाउंड है। ये वाटर जो है ये भी आपका कंपाउंड है। और क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना लिया। 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना लिया। 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 रिएक्टेंट है तो यहाँ पर हम लिखें कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। मतलब एलिमेंट एलिमेंट भी कंबाइन हो सकता है, कंपाउंड एलिमेंट भी कंबाइन हो सकता है, और कंपाउंड भी कंबाइन हो सकता है। और ये सब होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम का मतलब सूखा चूना। कौन सा चूना, सूखा चूना। और जब हम सूखा चूना को पानी में डालेंगे तो वो तुम्हारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। वो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं आपको, सिलेक्ट लाइम। समझ में आ गया। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, सूखा चूना। और जब हम कैल्शियम
ऑक्साइड को पानी में डाल देंगे, सूखा चूना को जब हम पानी में डाल देंगे तो वो रिएक्शन करके बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब गीला चूना। और गीला चूना का फॉर्मूला होता है सिलेक्ट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइन। तो ये था आपके सामने कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके आगे देखते हैं दूसरा टाइप, आपको इस समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन जो है यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं किए, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे एक सल्फर है रिएक्टेंट साइड, ये बैलेंस है पहले से। यहाँ भी एक एटम है सल्फर का, इधर 2 और 2 4 एटम है ऑक्सीजन का, और यहाँ 3 एटम है। तो कैसे बैलेंस होगा? तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे सल्फर कितना हो गया? सल्फर 2 हो गया। तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो सल्फर कितना हो गया? 2 हो गया। अब चेक करो ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। यहाँ चेक करो 2 2 जा 4 और 4 और 2 6। तो रिएक्टेंट साइड भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर होगी किसके बराबर हो गया? प्रोडक्ट साइड के। यहाँ चेक करते हैं कितना कैल्शियम? 1 कैल्शियम। कितना कैल्शियम? 1 कैल्शियम। ठीक है, कितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड? तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ पर है। तो 2 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड देखो, ये ब्रैकेट दिया हुआ ना, OH के बाद OH के ऊपर क्या दिया हुआ? ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ये जो है 2 बाहर लिखा हुआ है, तो ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ये जो 2 है वो ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 2 है, बराबर है। और हाइड्रोजन कितना इधर? 2 है, और उधर भी कितना है? 2 है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है उसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है, इसको ही मिटा ही देते हैं ऊपर, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है स्प्लिट होना, ब्रेक डाउन होना, मतलब टूट जाना, एक से ज़्यादा पार्ट में टूट जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन जो होता है या तो वो हीट के प्रेजेंस में हो, या तो लाइट के प्रेजेंस में हो, या तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो डिकम्पोजिशन का आपका हो जाएगा डिफिनीशन, द रिएक्शन in which a single substance, the reaction in which a single substance splits into two or more simpler substance, splits into 2 or more सिंपलर सब्सटेंस। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है 3 तरह का। कितना तरह का? 3 तरीके का। पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला क्या आपका? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब थर्मल का मतलब होता है बाबू, थर्मल का मतलब होता है हीट। मतलब सब्सटेंस जो है आपका ब्रेक करेगा किसके प्रेजेंस में? तो हीट के प्रेजेंस में। और उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका इसका डिफरेंस आएगा कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन reaction is carried out by heating, इसका क्या लिख लीजिएगा? इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फेरस सल्फेट इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा फेरस सल्फेट ही बनेगा।
प्लस H2O यहाँ पे लगा दीजिए 7, बैलेंस हो जाएगा। ये है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ये क्या आपका, ये है आपका, हम लोग लेंगे स्टार्टिंग में फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक। और इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल में आप देख रहे हैं कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल है। क्या है इसमें, वाटर का मॉलिक्यूल है। और जब इसको हीट किए तो इससे वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे बाबू, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। क्यों, क्योंकि इससे वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे एनहाइड्रस। क्या बोलेंगे इसको, एनहाइड्रस। और फिर हम इसको और लगातार हीट करते रहेंगे। मान लीजिए इसे एक टेस्ट ट्यूब में हम लिए हैं क्या चीज, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और हम इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब को हम लगातार हीट करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल है वो इससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर इसके आगे रिएक्शन बढ़ेगा। क्या होगा, इसी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, फिर जो ये फेरस सल्फेट है जिसका कलर बाबू ग्रीन है, कैसा बाबू, ये ग्रीन है, दिक्कत हो रहा है। ये जो फेरस सल्फेट है इसका कलर कैसा है, ग्रीन है। इसको अभी और हीट करेंगे, ठीक। तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो आपका फेरस सल्फेट है, ये जो आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ये आपको, हम इसको और हीट करेंगे और ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक। और इसका कलर पहले ग्रीन था, फिर ग्रीन, और जैसे इसको और हम हीट करते रहेंगे तो इसका कलर बाद में कैसा हो जाएगा, इसका कलर बाद में हो जाएगा रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका जो एग्जांपल है ये आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है इसका ब्रेक डाउन हुआ किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। तो ये आपका एग्जांपल हुआ किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मतलब ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है हम इसको टेस्ट ट्यूब में लिए, ठीक। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल है। अब हम इसको गर्म करना चालू किए तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप हुआ कि इससे वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, अलग हो गया। फिर हम इसको और हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उसी टेस्ट ट्यूब में इसको और हीट कर रहे हैं। इसी टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम क्या कर रहे हैं, और हीट कर रहे हैं। जब और हीट करेंगे तो इसका जो कलर था पहले से ग्रीन वो क्या हो जाएगा, बाद में रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। और फिर यहाँ से इसके साथ और बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ पर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगा तो यहाँ पे स्मेल आए किसका, सल्फर का। सल्फर जब जलता है तो उसका एक अपना अलग स्मेल होता है। तो यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब से स्मेल निकलेगा सल्फर का। किसका निकलेगा स्मेल, सल्फर का, ठीक है। चलिए, तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बाबू। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल और लेते हैं आपका लेड नाइट्रेट। किसका, लेड नाइट्रेट। इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक। यहाँ पे साइन दे दिए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब था डेल्टा, मतलब हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। ये आपका बन जाएगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो लेड नाइट्रेट है, कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। इसका कलर कैसा है, इसका कलर है बाबू व्हाइट। कैसा कलर है, व्हाइट। और जब इसको हीट किए तो इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो गया कैसा, ये हो जाएगा आपका कलरलेस। कैसा जाएगा बाबू आपका, ये हो जाएगा अपने नहीं, ये आपका हो जाएगा येलो कलर। कैसा कलर, ये आपका हो जाएगा
येलो कलर। कैसा हो जाएगा आपका? येलो कलर। तो यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है इसको जब हम हीट किए तो ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ये 3 पार्ट में क्या कर गया? ब्रेक कर गया। जिसमें से लेड ऑक्साइड का जो कलर है उसका कैसा होगा? येलो होगा। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये गैसेस फॉर्म में होगा और जो ऑक्सीजन ये भी गैसेस फॉर्म में होगा। तो ये आपका एग्जांपल किसका हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका? ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं डिकम्पोजिशन का। अब हम लोग, ये आप लोग समझ लेंगे आराम से, इजी था, इजी था, इजी। अरे पूरा क्यों मिटा दिए? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब अब जो है सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक होगा। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक होगा। तो अगर सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। और क्या बोलते हैं बाबू उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक डाउन। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा, टूटेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन occur by the presence of electricity occur in the presence of electricity occur in the presence of electricity। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है वाटर। जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में ब्रेक कर जाएगा। तो ये आपका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कैसे? जैसे समझते हैं कि हम क्या करेंगे, हम एक प्लास्टिक का मग लेंगे या प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे, कंटेनर। इसमें हम ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे वाटर। क्या ऐड कर देंगे? वाटर। और इसमें हम थोड़ा सा मिला देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिला देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और अच्छे से हो। और क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे ऐसे 2 रॉड। क्या डाल देंगे? 2 रॉड डाल देंगे। 2 रॉड। कौन सा रॉड? इनट रॉड। इनट रॉड जो रिएक्शन ना करे, इनट रॉड। ठीक है, और इस इनट रॉड को ये हम डाल दिए बाबू इसमें 2, इसमें हम डाल दिए बच्चा, ड्राइंग थोड़ा सा खराब है मेरा, ठीक है, इसमें हम डाल दिए 2 इनट रॉड। ठीक, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। इसको हम कनेक्ट कर देंगे किससे? बैटरी से कर दिए कनेक्ट। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसमें चालू हो जाएगा तो तुम क्या देखोगे कि इस रॉड के पास भी बबल क्रिएट होगा और इस रॉड के पास भी बबल क्रिएट होगा, इस रॉड के पास भी बबल क्रिएट होगा। अच्छा, ये जो रॉड है इस पर चार्ज कैसा है? इस पर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और इस पर कैसा है? निगेटिव। तो दोनों रॉड के पास जो है क्या क्रिएट होगा? दोनों रॉड के पास बबल क्रिएट होगा। दोनों रॉड के पास क्या क्रिएट होगा? बबल क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहां पर जो बबल होगा, यहां पर जो बबल होगा,
ये जो बबल होगा आपका होगा ऑक्सीजन का। किसका होगा? ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे होता है निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। तो वो आपका कहाँ जाएगा? आपका पॉजिटिव के पास। और यहाँ पर जो बबल क्रिएट होगा, ये बबल आपका होगा हाइड्रोजन का। किसका होगा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव का। तो वो जाएगा निगेटिव के पास। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को क्या कर दिए? स्प्लिट कर दिए। कहाँ? वाटर में। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, हम लोग कैसे पता करें कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस ही है, मतलब ये ऑक्सीजन गैस ही, मतलब कैसे पता करते हैं कि हाँ कहीं से गैस निकल रहा है तो वो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है? तो उसका तरीका है क्या कि हम वहाँ पे बर्निंग मतलब कैंडल जला के ले जाएंगे उस गैस के पास। अगर मतलब जहाँ से वो गैस निकल रहा है वहाँ पे हम कैंडल जला के ले जाएंगे, ठीक। तो अगर कैंडल जो है और तेजी से जलने लगा पहले के मुकाबले, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ से कौन सा गैस निकल रहा है? ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, ठीक। और अगर वहाँ पर हम कुछ बर्निंग कैंडल ले गए और वहाँ से पॉपअप साउंड निकला। कौन सा साउंड? पॉपअप। पॉपअप मतलब जैसे जो पेप्सी आता है, ये शीशा वाला बॉटल जो आता है, तो उसको एक खोलते ना ओपनर से, तो एक आवाज़ आता है ना ऐसे करके, इस टाइप का, और अलग आवाज़ आता होगा। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं इस तरीका। तो अगर पॉपअप साउंड, कौन साउंड? अगर पॉपअप साउंड सुनाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ से कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ से गैस निकल रहा है और हम बर्निंग कैंडल लेके गए और वो कैंडल क्या हो गया? जलना बंद हो गया, तब वहाँ से कौन सा गैस निकल रहा है? तो वहाँ से जो गैस निकलेगा उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है उसका? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए आप लोग कि हम लोग गैस को कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन से मतलब कहाँ पर से कौन सा गैस निकल रहा है, ठीक है, बता दिए आपको। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझा भी दिए फिगर बनाकर, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं बाबू इसका तीसरा टाइप डिकम्पोजिशन का ही अभी। तो इसका तीसरा टाइप है, इसका तीसरा टाइप है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो होगा किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। तो इसको हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन। इसका डिफिनीशन होगा कि व्हेन अ कंपाउंड डिकम्पोज on absorbing light then and splits into two or more substance। मतलब कि जब कोई कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब करने पर क्या करेगा? स्प्लिट करेगा, ठीक है, और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक कर जाएगा, तब हम उस रिएक्शन को बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड। ये आपका बनेगा Ag+Cl2, ये भी सॉलिड, और ये आपका बन जाएगा गैस। तो ये था पहले आपका व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड, और फिर बाद में ये कैसा कलर बन जाएगा इसका? ग्रे कलर। कौन सा कलर? ग्रे कलर। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे किसी भी चीज़ में, कंटेनर में, तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या कर जाएगा? ब्रेक डाउन कर जाएगा। और जो सिल्वर क्लोराइड का कलर था पहले कैसा? व्हाइट, अब कैसा हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपका बन जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। एक एग्जांपल है सिल्वर आयोडाइड। ये आपका बन जाएगा सिल्वर प्लस आयोडीन गैस।
ठीक। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है और सिल्वर आयोडाइड है दोनों को रखा गया कहाँ, सनलाइट में, लेकिन उसके प्रेजेंस में दोनों टूट गया, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड और ये सिल्वर प्लस आयोडाइड। लेकिन ये जो सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन होगा ये हल्का फास्ट होगा और जो सिल्वर आयोडाइड का रिएक्शन होगा ये क्या होगा, हल्का स्लो होगा। समझ में आ रहा है, दोनों सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, लेकिन एक फास्ट हो रहा है और एक क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल था, ये किसका एग्जाम्पल था आपका, किसका, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल था, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। ठीक है, आप चाहे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, इजी है बैलेंस करना। जैसे यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ भी 2, ये इधर कितना है, 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पे ऐसे कर दे, हाफ कर दो, ये 1 हो गया। यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे कितना ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन है, तो इसको हाफ कर देंगे। यहाँ पे कितना आयोडीन है, 2 आयोडीन है, यहाँ पे कितना आयोडीन है, 1 आयोडीन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, याद है ना पहला लेक्चर कि जैसे I2 है 2 एटम, यहाँ पे हाफ लगा देंगे, तो हाफ इंटू 2 कितना हो गया, 1, तो ये आयोडीन कितना बन गया, 1 बन गया। ये देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में है कितना लिखा हुआ, ये 1 एटम है। कितना एटम लिखा हुआ, ये 1 एटम है। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो आपको मैंने तीनों टाइप पढ़ा दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप देखते हैं। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस करना, मतलब हटाना। मतलब इसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देगा, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का पोजीशन छीन लेगा। समझ में आ रहा है। तो कैसे करेगा, तो अगर मान लीजिए कोई एक आदमी दूसरे आदमी को उसके पोजीशन से हटा रहा है, मतलब कि जो आदमी दूसरे को हटा रहा है वो क्या है, पावरफुल है। क्या है आपका, पावरफुल आदमी, तभी तो उसको हटा पा रहा है। तो यहाँ पर भी जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा उसके जगह से, मतलब वो एलिमेंट जो है हटाने वाला वो क्या है, पावरफुल है उससे, तभी ना। तो इसका होगा द रिएक्शन, डिफिनेशन इसका, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स position of another element in the compound में, मतलब एक एलिमेंट जो है दूसरा एलिमेंट का पोजीशन ले लेगा, तो हम उसको बोलेंगे कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने के लिए, मतलब अच्छा से पढ़ने के लिए उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सा सीरीज बाबू, रिएक्टिविटी सीरीज। समझ में आ रहा है, कौन सा सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्या है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। शायद बहुत नहीं चल जाएगा, शायद आपका कैमरा में ना है, मतलब डिस्प्ले में ना है, इसको ठीक से लिखना पड़ेगा। अच्छा, इस साइड लिख देते हैं, इस साइड आपका लिख देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सा सीरीज, ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, मतलब इसमें जो आपका मेटल जो सबसे टॉप पर है, जो मेटल जितना ऊपर है उसका रिएक्टिविटी उतना क्या है, ज़्यादा है।
जो मेटल जितना ऊपर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए बोलेगा आपसे कि आयरन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है कि एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो बताइए इस रिएक्टिविटी में ऊपर कौन लिखा हुआ है, तो एल्युमिनियम जो है आयरन के ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी जो है वो आयरन से ज़्यादा है। मतलब जो एलिमेंट, जो मेटल जितना ऊपर लिखा हुआ है उसका रिएक्टिविटी उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर किताब में आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन को एक रेफरेंस माना जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या माना जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो है ये इससे रिएक्टिव है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। क्या है आपका, लेस रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन के जो ऊपर लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है। इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कौन है, पोटेशियम और सोडियम है। समझ में आ गया। और ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना, क्यों, क्योंकि ये आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, ये आपका 2 चैप्टर में और आपको यूजफुल होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। इसीलिए इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिएगा और आपके एग्जामिनेशन में भी आपको ये क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन करते हैं, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, ये सॉलिड, ये आपका एक्वस। ठीक है, तो क्या बनेगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बनेगा, तो ये आपका बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर एक्वस। ठीक है, एक्वस, तो ये आपका बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस क्या बना लेगा, कॉपर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जिंक है वो कॉपर को, किसको, वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा दिया, कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा दिया, और कॉपर का जगह कौन ले लिया, जिंक ले लिया। अच्छा, जब ये रिएक्शन होगा तो कॉपर सल्फेट का कलर पहले कैसा होगा, ब्लू होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे क्या देखने को मिलेगा कि इसका कलर, जो ब्लू कलर है वो फेड हो गया। कौन सा कलर, कैसा हो गया कलर, इसका कलरलेस हो गया। कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है। जैसे कॉपर सल्फेट है, क्या ये आपका कॉपर सल्फेट है बाबू, तो इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। पहला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट निगेटिव। ये जिंक है, मेटल है, जाहिर सी बात है इस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव जाके कहाँ जुड़ जाएगा, निगेटिव के साथ। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है कि कैसे हो गया, तो ये सिंपल सा है कि ये जो कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है इसको आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। कॉपर प्लस सल्फेट, जो पहला पार्ट है वो पॉजिटिव होगा, जो दूसरा पार्ट है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये जो मेटल है ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। क्या है आपका, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, निगेटिव के साथ। तो बन गया ZnSO4, क्या बन जाएगा, ZnSO4। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, कॉपर को साइड कर दिया। तो ये जो आपका रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन आपका, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा, अब ये मान लिए आपको दे देगा ऐसे Cu प्लस ZnSO4, क्या बनेगा, Cu प्लस ZnSO4। ठीक है, आपको रिएक्शन दीजिए ऐसे, क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों, यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है जिंक को जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। कॉपर जो है जिंक को जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है नीचे लिखा हुआ है, कॉपर जो है वो कहाँ लिखा गया है, नीचे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज में, और जिंक जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा और कॉपर का रिएक्टिविटी कम होगा। मतलब जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। समझ में आ गया। तो यही है रिएक्टिविटी सीरीज का फायदा। अगर आपको याद रहेगा तो शायद ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ भी दिया तो आप उसका आंसर सही दे देंगे। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे बना के चलाएंगे CuSO4 प्लस Zn। समझ में आ रहा है। तो ये गलती करने से बचें और इसको याद करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका Fe प्लस सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस। ठीक, मतलब आयरन प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। आयरन क्या बन जाएगा, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो जब हम कॉपर सल्फेट लिए, मान लीजिए हम बीकर
बीकर में हम लिए कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो होता है ब्लू विट्रॉल। मतलब क्या था, कॉपर सल्फेट को हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल, क्योंकि उसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। तो कॉपर सल्फेट यहाँ कैसा कलर का है? ब्लू कलर का है। लेकिन जब हम इसमें आयरन का नेल, मतलब लोहा का कांटी, जब हम इसमें आयरन का नेल को डालेंगे, जब हम इसमें लोहा का कांटी को, जब हम इसमें लोहा का कांटी को डालेंगे, जब हम इसमें लोहा का कांटी को डालेंगे, तब क्या होगा? धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो फेड हो जाएगा, मतलब इसका कलर जाने लगेगा और दूसरा कलर आएगा, और यहाँ पे इसका कलर दूसरा हो जाएगा, और वो कलर हो जाएगा आपका कैसा? ग्रीन। कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे इसका कलर कैसा है? ब्लू, और ब्लू से इसका कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया, और प्लस क्या बन जाएगा? कॉपर जो हो जाएगा रेडिश ब्राउन। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट को, आयरन जो है बाबू वो कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया? मतलब कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा दिया, कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा दिया, और आयरन इसका जगह ले लिया, और क्या बना लिया? आयरन का सल्फेट बना लिया प्लस कॉपर। और तो ये रिएक्शन जब होगा तो इसका कलर पहले ब्लू रहेगा, और ब्लू से बाबू, चलो हमारे पास ग्रीन मार्कर भी है, ब्लू से इसका कलर धीरे धीरे, इस सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे ब्लू से कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, और आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो यहाँ पे आयरन का नेल है, यहाँ पर जो आयरन का नेल है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर जो आयरन नेल है इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा। किसका? कॉपर का। जो कॉपर का था रेडिश ब्राउन कलर, वो आ जाएगा किसके ऊपर? आयरन के ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो आपका रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आपका? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक और देख लेते हैं। Cu प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका है कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, तो कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट जो है, तो ये आपका बना लेगा कॉपर नाइट्रेट। क्या बना लेगा आपका? ये कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस एक्वस मीडियम प्लस Ag। तो यहाँ पे कॉपर मतलब सिल्वर नाइट्रेट का लेंगे सॉल्यूशन। वही बात फिर से, बीकर में हम लेंगे सॉल्यूशन किसका? सिल्वर नाइट्रेट का, और इसमें डाल देंगे कॉपर। क्या डाल देंगे इसमें? मान लीजिए कॉपर का एक पतला सा वायर डाल दिए, कॉपर का हम पतला सा डाल दिए, वायर डाल दिए। अच्छा, इसका जो सिल्वर नाइट्रेट है बाबू, इसका कलर जो होगा, वो होगा कलरलेस। क्या होगा? कलरलेस। इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। और जब देखेंगे क्या चीज़ कि इसका कलर जो है, मतलब ये कलरलेस जो था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। कौन सा कलर में? ब्लू कलर में। कौन सा कलर में? ब्लू कलर में। यहाँ पर जो इसका कलर है वो कैसा बन लगा? ब्लू कलर बन लगा। कैसा कलर बन लगा? ब्लू कलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन स्टार्ट हो गया हमारा, और कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। सिल्वर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, और सिल्वर का जगह कौन ले लिया? कॉपर ले लिया। कौन ले लिया? कॉपर ले लिया। और क्या बना लिया? कॉपर नाइट्रेट। क्या बना लिया? कॉपर नाइट्रेट, जिसका कलर कैसा है? ब्लू है। जिसका कलर कैसा है? ब्लू है। समझ में आ गया? और सिल्वर को साइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये जो कॉपर वायर है, ये जो कॉपर का वायर है, इसके ऊपर चढ़ जाएगा लेयर, इसके ऊपर शाइनी लेयर चढ़ जाएगा। किसका? शाइनी लेयर चढ़ जाएगा। किसका? सिल्वर का। किसका? सिल्वर का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके ऊपर शाइनी लेयर चढ़ जाएगा। किसका? इसका, सिल्वर का। इतना बात आपको समझ में आ रहा है? मतलब सिल्वर नाइट्रेट का इसमें था क्या चीज़? सिल्वर नाइट्रेट का था यहाँ पे सॉल्यूशन। इसमें हम डाल दिए कॉपर का वायर। सिल्वर नाइट्रेट का कलर कैसा था? कलरलेस। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर में चेंजिंग आने लगा, वो कलरलेस से कैसा हो गया? ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और क्या बना लिया? कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag।
ठीक। और जो ये कॉपर का वायर था इसके ऊपर शाइनी लेयर डिपॉजिट हो गया, और किसका लेयर डिपॉजिट हो गया, किसका, सिल्वर का, किसका, सिल्वर का। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है आपका ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। समझ में आ रहा है। तो ये आपका था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, खत्म हुआ। अब आपका नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस रिएक्टिविटी सीरीज को भी इरेज कर देते हैं। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ही आपका यूजफुल होगा आपके लिए। 4 मार्कर हाथ में है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है बाबू आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट वो था सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, या उसको और बोल सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो इसका डिफिनेशन आएगा द रिएक्शन in which reactants exchange their आयन। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो अपने आयन को, किसको, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सिल्वर नाइट्रेट एक्वस मीडियम में प्लस NaCl एक्वस मीडियम में, और ये आपका बना लेगा सिल्वर क्लोराइड, ये आपका बन जाएगा सॉलिड, प्लस सिल्वर क्लोराइड और क्या बनेगा ये सोडियम नाइट्रेट एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये एग्जाम्पल है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड दोनों एक्वस मीडियम होगा, दोनों को आपस में मिक्स कर दिए एक ही बीकर में। फिर क्या हुआ कि नीचे बस बीकर के बॉटम में, जिस बीकर में दोनों को मिलाया गया, मान लीजिए इस बीकर में सिल्वर नाइट्रेट भी है और सोडियम क्लोराइड को हम मिक्स कर दिए। क्या कर दिए, सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दिए। फिर क्या देखें थोड़ा देर बाद कि रिएक्शन जब हो रहा है तो बॉटम में एक सॉलिड टाइप का सब्सटेंस नीचे बैठ गया है, बॉटम में सॉलिड टाइप का सब्सटेंस नीचे बैठ गया है, और ये जो है सॉलिड ये इस सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल है, मतलब इसमें डिजॉल्व नहीं हुआ, ये इनसॉल्यूबल है। तो ये जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है ना बाबू, ये जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, precipitate. The insoluble substance in the reaction is known as precipitate. मतलब जो सब्सटेंस insoluble होता है, जो बीकर के नीचे जाके बैठ गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, precipitate बोलेंगे। क्या बोलेंगे, precipitate। और जिस रिएक्शन में ऐसा होता है, जिस रिएक्शन में ऐसा होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा, और साथ ही साथ इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है। कैसे, AgNO3 ये प्लस ये माइनस, NaCl ये प्लस ये माइनस, ये प्लस जाएगा इस माइनस के साथ और ये माइनस जाएगा इस प्लस के साथ, तो बन गया AgCl, और इधर क्या बन गया NaNO3। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है, और कुछ हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में भी, मतलब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन अगर आपको एग्जाम में लिखना आया तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें आयन का एक्सचेंज भी हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यार ठीक है, बैरियम
क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट, ये आपका बन जाएगा प्रिसिपिटेट, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बैरियम क्लोराइड है, क्या आपका ये बैरियम क्लोराइड है, और उधर क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पर इसको दो पार्ट में बांट देंगे। ये पहला पार्ट हमेशा होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो ये पॉजिटिव चल जाएगा इसके पास और ये पॉजिटिव चल जाएगा इसके पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या होगा यहाँ पे, जो बैरियम सल्फेट है और जो यहाँ पे बैरियम सल्फेट है, ये आपका क्या बना लिया, ये आपका बना लिया प्रिसिपिटेट। क्या बना लिया, प्रिसिपिटेट। तो साथ ही साथ हम इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं बच्चा। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI बन जाएगा PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, ये एक्वस 2 सही से दिख रहा है ना, ये भी एक्वस, और ये आपका हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रिसिपिटेट, ये एक्वस। ठीक है, देखिए अच्छा, तो यहाँ पर है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, और क्या बना दिया, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, ये बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो यहाँ पे इसका कलर है वो कैसा है, कलरलेस है। कलर याद रखना जरूरी है, इसीलिए बता रहे हैं, कलर जो है आपको याद रखना बहुत जरूरी, जरूरी नहीं बहुत जरूरी। क्यों, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप का हल्का सा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन बना के देगा बोर्ड एग्जाम में, और बोलेगा एक सब्सटेंस X है जिसका कलर कैसा है, कलरलेस है, एक दूसरा सब्सटेंस Y है जिसका सब्सटेंस क्या है, कलरलेस है, और वो जब आपस में रिएक्शन करता है तो एक प्रिसिपिटेट बनाता है, किस कलर का, येलो कलर का। किस कलर का, येलो कलर का। तो अगर आपको याद रहेगा ये रिएक्शन कि हाँ ये इसमें दोनों रिएक्टेंट का कलर जो है कैसा है, कलरलेस है, और यहाँ पर जो एक सब्सटेंस बन रहा है प्रिसिपिटेट उसका कलर कैसा है, येलो है, तब आप इस रिएक्शन को वहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रहा ना। तो इसीलिए आपको जो हम कलर बताए हैं कि हाँ इसका कलर ऐसा होगा, इसका कलर ऐसा होगा, वो आपको याद रखना थोड़ा जरूरी है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट है कलरलेस, पोटेशियम आयोडाइड है कैसा है आपका ये, कलरलेस, और जब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर आयोडाइड, ये लेड आयोडाइड, इसका कलर कैसा होगा, येलो होगा। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रिसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रिसिपिटेट बन रहा है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ, यहाँ पर भी आपका वही सेम चीज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, तो इसको दो पार्ट में बांट दिए प्लस माइनस, और यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड है इसको भी दो पार्ट में बांट दिए प्लस माइनस। तो ये प्लस जो है, ये प्लस जो है गया किसके साथ, इस माइनस के साथ, तो बना लिया PbI2। क्या बना लिया, PbI2 बना लिया, PbI2। और ये माइनस जो है कहाँ गया, इस प्लस के साथ गया, तो ये क्या बना लिया, पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया। और यहाँ पर ये जो लेड था वो कहाँ गया था, इस माइनस के साथ। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आयन का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर भी आयन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रिसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हुआ, और इस तो हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो आज हम लोग बस पढ़ें क्या जी, कि केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, और उसके साथ ही साथ क्या पढ़ें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका टाइप देख लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिए, रिएक्टिविटी सीरीज भी थोड़ा सा बता दिए, और क्या बता दिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी के लिए थैंक यू देखने के लिए। ठीक है, बाय।
सबको।